मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। समझते हैं आज हम लोग इस वीडियो में जनन के बारे में। जनन को ही इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ये जनन क्या होता है? जनन मतलब होता है जन्म देना। जनन जनन मतलब होता है जन्म देना। जब कोई व्यक्ति या जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है उसे हम लोग जनन कहते हैं। जैसे हम हैं तो हम अपने ही जैसे संतान को जन्म देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे मित्रों? जनन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। हम वही लिखे हैं कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे हम लोग जनन कहते हैं। अब जीव जो है दो तरीके से अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है, या नहीं तो केवल एक जीव ही अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है, या नहीं तो कोई दो जीव मिलकर अपनी संख्या में वृद्धि कर देगा। तो जब कोई एक जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और जब कोई दो जीव मिलकर, दो जीव मतलब नर और मादा, मेल एंड फीमेल, जब कोई दो जीव मिलकर अपनी संख्या में वृद्धि कर दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे मित्रों? अलैंगिक जनन। तो हमने यहां अलैंगिक जनन को परिभाषित किया है कि जनन की वह विधि जिनमें अगली पीढ़ी का निर्माण हम क्या कर रहे हैं? अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। तो अगली पीढ़ी का निर्माण केवल एक जीव के द्वारा होता है। यहां जीव ना लिखकर हम यहां व्यष्टि भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे? एक ही होता है, ठीक है? केवल एक जीव के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। मिस्टर एंड मिसेस पेड़ पौधे जो है अपनी संख्या में वृद्धि जो है अलैंगिक जनन के माध्यम से करते हैं। जैसे हाइड्रा हुआ, जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं मित्रों ये अलैंगिक जनन करते हैं। हम बताएंगे कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एकदम शानदार और जानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। दूसरा हुआ अमीबा मित्रों। याद कीजिए हमने अमीबा के बारे में पढ़ाया था। पैरामीशियम, यीस्ट, ये सब ससुरे अलैंगिक जनन करते हैं। अब अलैंगिक जनन की विशेषताएं की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एगो चीज समझिएगा। जैसे हमारा माँ और पिताजी है, ठीक है, और माँ और पिताजी दोनों मिले, दोनों जो है जनन प्रक्रिया की है, और जनन प्रक्रिया करने के बाद आप पैदा हुए या हम पैदा हुए, ठीक है। तो माँ और पिता क्या हो गए मित्रों? उसे बायोलॉजी में कहा जाता है जनक। क्या कहा जाता है मित्रों? जनक। और हम क्या हुए? जो पुत्र जो पैदा हुए वो क्या हुआ मित्रों? वो संतति हुआ। वो क्या हुआ? संतति। उसे क्या कहा जाता है बायोलॉजी में? संतति। समझ पा रहे हैं? संतति। इसी से एक वर्ड बना है जिसको हम लोग बोलते हैं संतान। क्या बोलते हैं? संतान। समझ पा रहे हैं मित्रों? तो हमारे माँ बाप क्या हुए मित्रों? जनक हुए। और पुत्र या पुत्री जो हुए वो क्या हुए मित्रों? संतति, या नहीं तो उसे हम लोग संतान कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है अपने अगली पीढ़ी को वृद्धि करने के लिए। समझ पा रहे? जबकि लैंगिक जनन जब तक नर और मादा नहीं मिलेंगे तब तक लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही आदमी बच्चा पैदा कर सकता है। ऐसे समझिए, अगर हम केवल एक ही आदमी बच्चा पैदा करें तो वो ससुरा अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन मतलब क्या होता है? जब कोई दो आदमी मिलकर बच्चा पैदा करे तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य केवल मेल यानी कि केवल नर बच्चा पैदा नहीं कर सकता है मित्रों, नर और मादा दोनों मिलेगा तभी बच्चा पैदा होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन मतलब केवल एक ही जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेगा, यानी कि एक ही जीव बच्चा पैदा करने में भाग लेगा। समझ पा रहे? तो ध्यान से समझो। अब मां के पास क्या होता है? अंडाणु। और पिताजी के पास क्या होता है? शुक्राणु। तो जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तब ना संतान की उत्पत्ति होती है। अब ससुरा ना एक ही जीव इसमें भागे ले रहा है, ना अंडाणु रहेगा और न ही शुक्राणु रहेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर बच्चा का निर्माण होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे नर जनन अंग में और मादा जनन अंग में। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या होगा? केवल एक ही जीव भाग ले रहा है तो उसमें ना शुक्राणु होगा और न ही अंडाणु कोई भाग लेगा। समझ पा रहे हैं? और अलैंगिक जनन में या तो समसूत्री विभाजन होता है या नहीं तो असमसूत्री विभाजन होता है। ये ससुरा समसूत्री और असमसूत्री क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए ये कोशिका है मित्रों, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय जीव हैं। क्यों मित्रों? क्योंकि हम बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है।
और कुछ ऐसे जीव हैं केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना है, केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे अमीबा हो गया, ये एक कोशिकीय जीव है। समझ पा रहे? तो एक कोशिकीय जीव है, उसमें केंद्रक तो होगा, हमने बताया था ना कि कोशिका में केंद्रक होते हैं, ठीक है। अब ये कोशिका में केंद्रक होगा तो इस ससुरा केंद्रक क्या करता है, जिस तरह हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, दिमाग, उसी तरह पूरे कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है मित्रों, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। अब ससुरा समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब आप कोशिका पढ़े होंगे ना 9th क्लास में, तब उस समय मास्टर आपको समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन आपको पढ़ाए होंगे। अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो यहां ध्यान दीजिए मित्रों, ठीक है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये कोशिका है मित्रों, ये कोशिका क्या होता है कि धीरे धीरे ये टूटकर ससुरा दो कोशिकाओं बन जाता है, मतलब ये अलग हो जाता है। एक कोशिका टूटकर क्या हो जाता है, दो कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर ये भी टूटेगा, दो कोशिका बनेगा, फिर ये भी टूटेगा, दो कोशिका बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं मित्रों, समसूत्री विभाजन। अब ये नहीं पूछेगा ये टूटा कैसे, तो ये जो है बड़ा हो जाएगा। हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका टूटकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ससुरा जनक है, ये क्या है, जनक है, और ये ससुरा संतान है, इसका संतति है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसको कौन सा विभाजन कहता है, समसूत्री विभाजन। और असमसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये कोशिका है ससुरा, ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, ये केंद्रक कोशिका बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होते होते ये केंद्रक भी पेचक जाता है, बीच में पेचक जाता है। पचकने के बाद ऐसे दो कोशिका बन जाता है, मतलब एक ही कोशिका से दो कोशिका बन जाता है, पचक जाता है बीच में, तो उसे हम लोग असमसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब जब एक कोशिका बड़ा होकर अब कितना बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर एक न्यू कोशिका का निर्माण हो जाता है, उस प्रकार के विभाजन को हम लोग असमसूत्री विभाजन कहेंगे। तो अलैंगिक जनन में या नहीं तो समसूत्री विभाजन होगा या नहीं तो असमसूत्री विभाजन होगा। सबसे अधिक समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब हम चौथा नंबर में लिखेंगे, अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती है वो अनुवांशिकी गुणों में समान होती है, उनका अनुवांशिकी गुण जो है भिन्न भिन्न नहीं होता है। ये ससुरा अनुवांशिक गुण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हम जो बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है, हम जो बच्चा पैदा करेंगे, इनका गारंटी कौन लेगा कि हमारा बच्चा आदमी ही पैदा हो, हमरे जैसा ही आदमी पैदा हो। समझ पा रहे? हो सकता है ससुरा हमारा बच्चा डायनासोर भी पैदा हो, तो आदमी पैदा हो, इसका गारंटी कौन लेता है, तो इसका गारंटी मित्रों जीन लेता है, डीएनए लेता है। मान लो पहले डीएनए, और डीएनए जब छोटा होता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। और जीन से ही बना है आपका जेनेटिक्स, हिंदी में इसे हम लोग अनुवांशिक कहते हैं। अनुवांशिक गुण क्या होता है, जैसे हम जो संतान पैदा करें उसमें जो है समान गुण हो, जैसे हमारे ही जैसा आंख हो, हमारे ही जैसा कान हो, हमारे ही जैसा बाल हो, उसका जो बाल होना और हमरे ही जैसा आंख होना, हमरे ही जैसा वो दिखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक गुण। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही आदमी भाग लेते हैं, एक ही जीव केवल भाग लेते हैं। तो ससुरा जब एक ही जीव भाग लेंगे तो उनका जो अनुवांशिक गुण होगा वो एकदम ठीक जनक के समान होगा ससुरा, उसमें अलग अलग नहीं होगा। और हम लोगों में नहीं होता है, देखते हैं ना, जो लैंगिक जनन में होता है उनका अनुवांशिक गुण चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसे टेढ़कुंवर पैदा हो जाता है ससुरा, जब टेढ़कुंवर पैदा हो जाता है पूरा उसका अगला संतान भी टेढ़कुंवर पैदा हो सकता है। समझ पर? लैंगिक जनन में उनका अनुवांशिकी गुण अलग अलग हो सकता है, लेकिन ससुरा अलैंगिक जनन में अनुवांशिकी गुण ठीक जनकों के समान होती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? जैसे मान लीजिए तो बच्चा पैदा करें, वो ससुरा मान लीजिए मुर्गा पैदा हुआ, वो क्या हुआ, मुर्गा, पैंख, वो भी अपना संतान को पैदा किया, मुर्गा ही हुआ। अब एक ऐसा समय आएगा कि पूरे उस गांव में एक ऐसा मनुष्य दिखेगा जो पंख वाला होगा। क्या होगा, पंख वाला होगा, और बिना पंख वाला क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वही हो जाता है अनुवांशिकी गुण। अनुवांशिकी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब पांचवा है कि इस प्रकार के जनन से ज्यादा संख्या में जल्दी से जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। और लैंगिक जनन में करना क्या है, ज्यादा संख्या में जीवों की उत्पत्ति होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों मिलते हैं, कोई एक आदमी छाप रहा ससुरा छापिए रहा है। इसमें जो है जनन ज्यादा संख्या में जीवों की उत्पत्ति होती है और साथ ही में जल्दी से होती है, जल्दी से ही संतान की उत्पत्ति होती है, और जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अगर समझे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मित्रों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही व्यष्टि, एक ही जीव जो है जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये समझते हैं कि जीवों में अलैंगिक जनन जो है कितने प्रोसेस से होते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला जो है विखंडन है। विखंडन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजन, ठीक है। विखंडन मतलब होता है अलग होना, वी मतलब होता है वो रे से अलग होना,
समझ पा रहे हैं? वोक रे से अलग होना मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में केंद्रक होता है। क्या होता है मित्रों? केंद्रक होता है। और ये ससुरा केंद्रक क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, ये जो अगला स्टेप में क्या होता है, ये केंद्रक जो है थोड़ा सा इस तरह चपटा हो जाता है ससुरा, ऐसे चपटा हो जाता है। फिर अगला स्टेप में क्या होता है, ये जो है केंद्रक क्या होता है, धीरे धीरे जो है इस तरह केंद्रक जो है क्या होता है, धीरे धीरे अलग होने लगता है। और जब केंद्रक धीरे धीरे अलग होता है तो अब जो है केंद्रक पूरी तरह से बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। इस प्रकार के दो जीवों का निर्माण हो जाता है। समझ पा रहे? तो ये हमने जो बताया अमीबा में विखंडन होता है। किसमें होता है? अमीबा जैसे जीवों में विखंडन होता है। तो ये मान लीजिए अमीबा है, ये उसका केंद्रक है। केंद्रक क्या हुआ, इस स्थिति में ये केंद्रक पहुंच गया, केंद्रक जो है इस स्थिति में पहुंचा, केंद्रक क्या हुआ, चपटा हो गया। और चपटा हो गया तो यहां जो है देखिए दो भागों में बटने ही वाला है केंद्रक। अब यहां ससुरा दो भागों में बट गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये ससुरा जनक है और ये जो है आपका संतान है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या हुआ कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव पहले केंद्रक का विभाजन करके, पहले किसका विभाजन किया, केंद्रक का विभाजन करके नई कोशिकाएं तैयार करती है। इसका विभाजन करके क्या किया, नई कोशिकाएं तैयार करती है। और तैयार होने के बाद ये कोशिकाएं अलग होकर नया जीव बन जाते हैं। ये कोशिकाएं अलग होकर क्या बनी मित्रों, नया जीव बन गई। और जब नया जीव बनी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, विखंडन कहते हैं। और विखंडन का प्रोसेस जो है एक कोशिकीय जीवों में होता है। आमतौर पर देखा गया जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि विखंडन के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में जनन होता है। ठीक है, अब देखो यार, अब हो सकता है ना कि अगर इस एक कोशिकीय जीव से केंद्रक टूटकर दो जीव बना तो उसे हम लोग द्विखंडन कहेंगे, इंग्लिश में बाइनरी फिजन। अगर ससुरा कोशिका जो है केंद्रक टूटकर बहुत सारा जीवों का निर्माण करे, उस ससुरे को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुखंडन या बहुविभाजन। तो वही लिखे हैं, जब एक जीव से विभाजित होकर बहुत सारे नए जीव बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुखंडन। द्विखंडन मतलब समझे, जब जनक कोशिका से दो संतति का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन। यहाँ इसमें किसका विभाजन हुआ, तो केंद्रक का विभाजन हुआ। अब ससुरा इसमें केंद्रक क्या हो जाता है, इसमें केंद्रक का ही खुद विभाजन हो जाता है, बहुत सारा केंद्रक बन जाता है। यही बहुत सारा केंद्रक जो है बहुत सारे जीवों का निर्माण कर लेता है। उस प्रकार के खंडन को या विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, बहुखंडन। आई मेरी बात समझ में? अब क्वेश्चन है कि बता मित्रों कि द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने लिखा है द्विखंडन में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिका में बढ़ जाता है। यार कितना आसान है। परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक कोशिका क्या होता है, कई संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है या कई संतानों का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन और बहुखंडन क्यों लगे, इसमें दो का निर्माण होता है, इसमें बहुत सारा निर्माण होता है। ये तो बहुत बच्चा वाला प्रश्न है मर्दे, इसको तो आप बना लीजिएगा। समझ पा रहे? अगर आप समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमने आपको विखंडन में क्या बताया था कि ये कोशिका है तो कोशिका से वोकरेम में से अलग होता है। ध्यान से समझिएगा, हम एक वर्ड को यूज किए थे कि वोकरेम में से अलग हो रहा है। इसी कोशिकाओं में से अलग हो रहा है, ये कोशिका है, ठीक है, इसी कोशिकाओं में से अलग हो रहा है। लेकिन ससुरा इसमें क्या होता है कि एकराम जो है कोशिका ही टूट जाता है, एकराम नहीं, ये कोशिका ही टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं खंडन। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसमें जीव क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। हर टुकड़ा क्या होता है, एक नए जीव के रूप में विकसित होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खंडन बोलेंगे। जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा क्या होता है, तो एक शैवाल है। शैवाल किसको कहते हैं, नदियां में जो हरा हरा रंग का नहीं होता है पनिया में, उसको हम लोग सेमार भी बोलते हैं। शैवाल में से एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। कई प्रकार के शैवाल होते हैं, उसमें से एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा शैवाल में जो है खंडन जनन होता है। प्लेनेरिया में भी खंडन जनन होता है। इसमें जो है जीवों का शरीर पूरी तरह से अलग हो जाता है और वही अलग अलग जीव से नए जीवों का निर्माण होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? और तीसरा है पुनर्जनन, या नहीं तो पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, पुनर्जनन। पुनर्जनन मतलब क्या होता है, फिर से जनन, फिर से जनन। पुनर्जनन मतलब होता है फिर से जन्म। जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब होता है क्या कि कोई व्यक्ति मर गया और फिर से जन्म ले रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म। और यहां है पुनर्जनन, यानी कि फिर से वो क्या कर रहा है, जनन कर रहा है। इसमें थोड़ा समझना है, क्या है कि मान लो एक जीव है, ये जीव है एक ठो, इसमें क्या हुआ कि इस जीव का ये भाग जो है ससुरा टूट गया, ये भाग जो है अलग हो गया।
ये भाग जब अलग हो गया तो ये क्या करेगा, इसी के जैसा, अब ये भाग जब टूट गया तो ये भाग खत्म हो गया, ये भाग जो है उससे अलग हो गया, ऊपर वाला भाग यहां से टूटा तो ये भाग इससे अलग हो गया। अब ये जीव क्या करेगा, जो टूटा हुआ है ना जीव, तो ये ससुरा क्या करेगा, इसी के जैसा एक समान स्ट्रक्चर बनाएगा, जो ये जनक था इसी के जैसा समान स्ट्रक्चर बनाएगा, संरचना बनाएगा, और धीरे धीरे ये जीव क्या करेगा, विकास होते जाएगा, विकास होने के बाद धीरे धीरे कोशिका भर जाएगा, और कोशिका भरने के बाद क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण लेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन। मतलब ये ससुरा मर गया था, अलग हो गया था, फिर से ये क्या किया, जनन किया, फिर से रिप्रोडक्शन किया, और रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर क्या किया, धीरे 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 अलग जीव का निर्माण किया। तो वही लिखे हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव का कोई भाग उससे कटकर अलग हो जाता है। जीव का कोई भाग, मान लो यही कट गया, ससुरा यही कट गया, तो ये भाग यहां कटा, तो ये भाग कटकर अलग हो गया, तथा कटा हुआ भाग फिर से नया जीव बनाता है। ये कटा हुआ भाग क्या करता है, फिर इसी तरह से नया जीव बनाता है। और कटे भाग की कोशिका पहले जल्दी वृद्धि करके, ये कटे भाग की जो कोशिका है ना, वो जल्दी वृद्धि करके एक संरचना बनाती है, इसी के जैसा एक संरचना बनाएगी। मान लो यहां कटा तो इसी के जैसा एक संरचना बनाएगी, ये जो है संरचना ऐसे ढंग से बना लेगी, ठीक है, संरचना बनाती है। और फिर यह संरचना विशिष्ट कोशिकाओं से, अब ये क्या करता है, ये कोशिका जो है जो कटा हुआ था, ये क्या करेगा, इधर कोशिकाओं को भर देगा, और कोशिकाओं को भरने के बाद वो क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। इस जनन की विधि को हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन। और पुनर्जनन ससुरा हाइड्रा में होता है। पुनर्जनन क्या होता है, हाइड्रा में होता है, और प्लेनेरिया में भी होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? पुनर्जनन मतलब क्या समझे, कि उसमें क्या होता है कि जीव से कोई भी भाग कटकर अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद धीरे धीरे ये कोशिकाओं को धीरे धीरे ये जो है संरचना बनाएगा, और संरचना बनाने के बाद ये कोशिकाओं को भर देगा, और कोशिकाओं को भरने के बाद ये क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा। इस प्रकार के जनन को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब जो चौथा प्रोसेस है अलैंगिक जनन का, वो है आपका मुकुलन। इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बडिंग। हाइड्रा एक जीव है, हाइड्रा में जो है पुनर्जनन भी होता है और मुकुलन भी होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, जैसे कोई निकला हुआ भाग, ये मान लो निकला हुआ भाग है, ठीक है, ये जो निकला हुआ भाग है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परवर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवर्ध बोलते हैं। इंग्लिश में उसे बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, बर्ड नहीं, बड बोलते हैं। ये जो है उभरा हुआ जो भाग है, ये जो जनक है ना, ये जो जनक है उससे अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद यही उभरा हुआ भाग क्या करेगा, इसी जैसा जो है वो धीरे धीरे जो है वो नए जीव का निर्माण करेगा। तो वही लिखे हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनन करने वाले जीव के शरीर पर छोटे छोटे उभार निकलते हैं। छोटे छोटे क्या निकल रहे हैं मित्रों? उभार निकलते हैं, और यह उभार कुछ समय के बाद टूट कर क्या हो जाते हैं, नए जीवों का निर्माण करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। जैसे हाइड्रा और स्पंज में क्या होता है मित्रों, मुकुलन होता है। ध्यान से समझिएगा। विखंडन में क्या हुआ, एक जीव था, उसी जीव से अलग हुआ तो उसे विखंडन कहते हैं। और एक जीव है, एक जीव जो है कई भागों में टूट गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन। और तीसरा क्या था, पुनर्जनन। ये मान लो जीव है, इस जीव से ये भाग टूट गया है, ये भाग क्या हुआ, टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो है, ये जो भाग है धीरे धीरे इसी के जैसा है। ये जीव है, ये मान लो हाथ क्या है, ये जीव है, ये टूटा हुआ भाग है, और ये टूटा हुआ भाग धीरे धीरे समान संरचना का निर्माण करेगा, और धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण करते धीरे धीरे कोशिकाओं को क्या करेगा, भर देगा। देखिए समान जीव का निर्माण हुआ कि देखिए, ये था जीव, और ये देखिए समान जीव का निर्माण हुआ। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। और मुकुलन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक जीव है, और ये इस जीव का उभार है। उभार मतलब ये एक्स्ट्रा भाग यहां से निकला हुआ है, नहीं देखते हैं डाल वगैरह में, पेड़ पौधे में डाल वगैरह नहीं देखते हैं, एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है। तो ससुरा ये क्या हुआ, धीरे धीरे डाल बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ससुरा ये जो है इससे अलग हो गया। ये क्या हुआ, इससे अलग हुआ, और जब ये अलग हो गया तो अब ये क्या करेगा, इसी के जैसा एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनन। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप फिगर को देखिएगा, एक बार मुकुलन का फिगर देख लीजिए। देखिए ये मुकुलन का फिगर है, इसके बाद ये ससुरा पुनर्जनन का फिगर हुआ, और ये पुनर्जनन का फिगर हुआ। देखिए देखिए बढ़िया से देखिए, देख रहा ना विनोद? इसके बाद देखिए ये खंडन का फिगर हुआ। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अब अगर समझे तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कायिक परिवर्धन के बारे में। कायिक परिवर्धन बोलिए या कायिक जनन बोलिए, बात बराबर है। इंग्लिश में इसे हम लोग वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पेड़ है, ठीक है मित्रों, ये पेड़ है। तो काया मतलब होता है शरीर। काया मतलब क्या होता है मित्रों? शरीर। काया से ही बना है कायिक। ये क्या है? हमारा शरीर है। ये हाथ क्या है? ये ससुरा अंग है, तो इसे बोलेंगे कायिक अंग। क्या बोलेंगे मित्रों? कायिक अंग। तो ये पेड़ है, तो पेड़ का कायिक अंग क्या होगा? पत्ते, जड़, ये जो तना है, ये क्या है? आपका तना है। जैसे गाछ है ना, ये गाछ है मित्रों, ये पेड़ है, तो ये पेड़, ये मान लीजिए जड़ हुआ, तो ये जो भाग होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। ठीक है,
तो ये ससुरा तना है, और ये जो है ये आपका क्या है, आपको हम पादप में समझाएंगे कि पेड़ पौधे के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है जड़, पत्ती, तना, ये ससुरे सब होते हैं कायिक अंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, कायिक अंग कहते हैं, ठीक है। जब पेड़ पौधे के कायिक अंग से पत्ती भी क्या है, कायिक अंग है। जब कायिक अंग से अगर हम पत्ती को रोपने के बाद और एक नए पादप का निर्माण हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक परिवर्धन। क्या बोलते हैं मित्रों, कायिक परिवर्धन। जैसे इसमें क्या किए, ये मान लो पेड़ है, अब ये पेड़ से हम क्या किए, इस पेड़ में से एक तना को निकाल देने के बाद, और इस तना को जैसे निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इस तना को रोप देते हैं। अगर रोपने के बाद अगर नए पेड़ उग जाते हैं तो इस जनन की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, कायिक परिवर्धन। तो वही हम लिखे हैं, पौधे के अंग जैसे तना, जड़, पत्ती को क्या बोलते हैं मित्रों, कायिक अंग। अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग, कायिक भाग क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, फेड़ वगैरह, ये सब क्या होगा, कायिक अंग हो गया। अगर कायिक भाग को काट कर अगर उसे उचित वातावरण दिया जाए तो नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद, केला। आलू का कहीं बीज देखे नहीं ना, आलू का जो है छोटा छोटा बीज देखे नहीं। आलू क्या है, आलू क्या है, खुद एक तना है मित्रों। गुलाब में क्या करते हैं, कलम काटते हैं, यहाँ कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, रोप देते हैं। तो उस तरह के पेड़ पौधों में कौन सा जनन होता है मित्रों, कायिक जनन। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और यह उन पौधों में होता है जिसमें बीज नहीं होते हैं। क्या मित्रों, गुलाब का बीज होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? केला का बीज होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और कायिक परिवर्धन के अंतर्गत कलम लगाना, कलम लगाना, कटिंग करना। अब ससुरा इसी को कटिंग कर कर अगर हम रोप देंगे तो ये क्या होगा, अगर नए पेड़ पौधे उग जाएंगे तो इसका मतलब ये जो है इस वृक्ष में या पेड़ या पौधे में इसमें कौन सा परिवर्धन है, कायिक परिवर्धन है। यानी कि जनन की कौन सी विधि है, कायिक परिवर्धन है। तो इसमें क्या होता है कि कलम लगाते हैं तो कलम के माध्यम से नए पेड़ पौधे उग जाते हैं। और ब्रायोफिल्म एक ऐसे पौधे हैं जिसकी पत्ती द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। उसमें अगर पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, रोप देते हैं या उससे नए पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ब्रायोफिल्म की जो एक पत्ती है, ब्रायोफिल्म का ही दूसरा नाम है पत्थरचट्टा। क्या नाम है इसका, पत्थरचट्टा। देखिए इस तरह के होते हैं ये, ठीक है। इनकी पत्ती से ही जो है कायिक परिवर्धन होता है। कायिक परिवर्धन के क्या फायदे हैं, इसे कम समय में नया पौधा विकसित हो जाता है और फल भी जल्द प्राप्त हो जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? कुछ प्रश्न है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रायः जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं करते उनकी जड़, तना, पत्तियों इत्यादि को उपयुक्त वातावरण में विकसित करके नया पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। प्रायः एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि के रूप में करते हैं। इन्हीं को उगाने के लिए कायिक परिवर्धन का प्रयोग करते हैं। मित्रों आप समझ गए होंगे, समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है बीजाणु जनन या बीजाणु समासंग या बीजाणु निर्माण भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम क्या है मित्रों, बीजाणु जनन, यानी कि बीज के अणु से जनन होता है। इसमें क्या किससे होता है, बीज से जनन होता है। इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे बीज होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, बीज होंगे। और इस बीज को रक्षा करने का काम कौन करेंगे, बीजाणुधानी। क्या, तो बीजाणुधानी क्या है मित्रों, एक थैली है जो प्रतिकूल परिस्थिति में निर्मित होते हैं। किस परिस्थिति में निर्मित होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में। जब हमारे वातावरण में सूखा हो जाता है या उच्च तापमान, सूखा होगा तो उच्च तापमान होगा यानी कि धूप होगा, और उच्च अम्लीयता हो जाएगा, उच्च अम्लीयता हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बीजाणुधानी के चारों ओर, यानी कि बीजाणुधानी के चारों ओर क्या हो जाएंगे, मोटे एवं कड़े परत चढ़ जाएंगे। और जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, जैसे ही वर्षा का मौसम होगा, ये बीजाणुधानी फट जाएगा। और फटने के बाद जो ये बीजाणु है ना, वो क्या होगा, पूरे वातावरण में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। और बिखरने के बाद वो क्या होगा, वो अंकुरित होकर वो अलग जीवों का निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे पाररोटी में नहीं देखते हैं, पाररोटी में जो व्हाइट कलर का जो हो जाता है उसे हम लोग कवक बोलते हैं, यानी तो फंगस। ओकराम ससुरा बीजाणु जनन होता है। तो हम यहाँ लिखे हुए हैं कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है। यह मुख्य रूप से कवक, शैवाल, शैवाल मतलब सेमार तथा जीवाणु इत्यादि में पाई जाती है। बीजाणुधानियां, जिस थैली में बीजाणु रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी एक सूक्ष्म थैली जैसी संरचनाएं हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में निर्मित होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में कब, जब सूखा हो, उच्च तापमान हो, उच्च अम्लीयता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति। मतलब जब हमारे वातावरण में सुखाड़ हो तो उस समय प्रतिकूल परिस्थिति कहा जाता है। इसके अंदर असंख्य गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु या बीजाणु का निर्माण होता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखा, उच्च तापमान, उच्च अम्लीयता
कोशिका इत्यादि में बीजाणुधनी के चारों ओर एक मोटे व कड़े आवरण का निर्माण हो जाता है। चारों ओर क्या हो जाता है? बीजधानी का निर्माण हो जाता है। वातावरण में जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होती है, यानी कि वर्षा होने लगती है, तापमान जो है गिर जाता है, यानी कि कम तापमान हो जाता है, तो उस समय ये बीजाणुधनी जो है फट जाती है और फटने के बाद जितने भी बीजाणु हो निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो वातावरण में बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद वो क्या हो जाते हैं? वो अनुकूल जगह मिलने के बाद वो ससुरा अंकुरित हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने अलैंगिक जनन की कितनी विधियां पढ़ा? तो हम लोगों ने सबसे पहले विखंडन को समझा, फिर विखंडन को समझा, फिर पुनर्जनन को समझा, फिर मुकुलन को समझा, फिर कायिक परिवर्धन को समझा, फिर बीजाणु जनन को समझा। तो आपने अलैंगिक जनन की टोटल मिला के 6 विधियों को समझा। ठीक है, थोड़ा जो है आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब इसके बाद जो लैंगिक जनन आएगा उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, उसी में हम लोग देख लेंगे उत्तक संवर्धन के बारे में, तब हम लोग जो है लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। नर जननांग, मादा जननांग क्या क्या है, हैन तैन खूब समझेंगे उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।